हाय फ्रेंड्स। तो वेलकम है एक बार फिर से हमारे इस नए वीडियो में। तो आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं कक्षा 7 की हिस्ट्री की सीक्वेंस, जो कि 6 की हमने कंप्लीट कर ली। तो 7th क्लास की हिस्ट्री इसमें पढ़ने के हवाले इसमें हम 700 से लेके और 1750 तक लगभग इसके बीच का जो भी इतिहास है उसके बारे में जानेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट ये बुक है और बहुत इंपॉर्टेंट इसके एक एक चैप्टर है। तो आज का जो पहला चैप्टर है वो है प्रारंभिक कथन, हजार वर्षों के दौरान हुए परिवर्तनों की पड़ताल। मतलब इसमें पढ़ने वाले हैं शिलालेखों के बारे में, अभिलेख कैसे लिखे गए, स्टार्टिंग में मानचित्र कैसे बनाए होंगे, कहाँ कहाँ से मतलब स्रोत जुटाए होंगे। और अब मतलब कि पूरी समरी पढ़ेंगे आगे के चैप्टरों के लिए। ये जो समरी है, ये जो बेस तैयार करेगा, ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। तो स्टार्ट करते हैं सीधे चैप्टर को। तो चैप्टर में पहला यही बता रखा है कि सबसे पहला मानचित्र, ये आपको जो डायग्राम दिख रहा है, ये जो डायग्राम दिख रहा है सबसे पहला मानचित्र था जो किसके द्वारा बनाया गया था। ये मानचित्र बनाया गया था 12वीं सदी में एक भूगोलवेत्ता थे अरब के अल इदरीसी, इनके द्वारा बनाया गया ये नक्शा था। चूँकि ये बनाया कब गया था, ये नक्शा दिख रहा है जो, ये अरब भूगोलवेत्ता के द्वारा 1154 में बनाया गया था अल इदरीसी के द्वारा। ये जो नक्शा दिया गया है वह इसके द्वारा दुनिया के बड़े मानचित्र का एक हिस्सा है। ये दुनिया के मतलब वर्ल्ड का मानचित्र है जो सबसे पहले बनाया गया था। तो क्योंकि उस टाइम पे तो इतने रिसोर्सेज भी नहीं थे, अब तो जीपीएस वगैरह हो गए जो एक एक्यूरेट बता देते हैं कि किस देश की कितनी सीमा है। क्योंकि ये उस टाइम पे इमेजिनरी मतलब घूम के विजिट करके उनके द्वारा बस अपने दिमाग का इस्तेमाल करके कि कहाँ कहाँ क्या हो सकता है, उनके इमेजिनरी ये मैप बनाया गया था पहला। तो इसमें दर्शाया किसको है, यह है दुनिया के एक बड़े मानचित्र को दर्शाता है, साथ में भारतीय उपमहाद्वीप को भी इसमें दर्शाया गया। चूँकि ये समझ नहीं आ रहा क्योंकि इसको वैसे बनाया गया था केवल इमेजिनरी पावर के बेस पे। चूँकि जो नेक्स्ट इसके बाद जो मानचित्र बनाया गया था वो 1720 में बनाया गया था। किसके द्वारा, एक फ्रांस का एक भूगोलवेत्ता विलोन दे लिस्ले के द्वारा ये जो मैप है ये बनाया गया था 1720 में। मतलब ये दूसरे नंबर पे जो बनाया है। दोनों नक्शे एक ही इलाके के हैं मगर काफ़ी अंतर है। अल इदरीसी के नक्शे में दक्षिण भारत उस जगह है जहां आज हम उत्तर भारत को ढूंढेंगे, और श्रीलंका का जो द्वीप है वो ऊपर की ओर है। चूँकि इसमें नाम भी लिखे हुए हैं 6 जगहों के, लेकिन ये अरबी भाषा फारसी भाषा में लिखे हुए हैं इसलिए। और दोनों में डिफरेंस ये है कि वो जो ऊपर वाला जो मैप था इसमें मतलब कि जहाँ आज का जो उत्तर है उसमें ऐसे अपोजिट दर्शाया गया था। मतलब कि ये बनाने में कुछ फॉल्ट समझो या जो भी। तो जो श्रीलंका था वो आज के जैसे आज जो है उस आज हम जो जिसको उत्तर मानते हैं भारत को, भारतीय उपमहाद्वीप का, उसमें श्रीलंका को इस मैप में दर्शाया गया था। लेकिन जो दूसरा मैप बनाया गया था 1720 में, उसमें सब सही दर्शाया गया। ये देखो, ये दूसरा वाला मैप था जो फ्रांसीसी भूगोलवेत्ता के द्वारा बनाया गया था। दोनों के बीच में लगभग 600 वर्ष का गैप था पहले और दूसरे मैप में। इस काल अवधि में उपमहाद्वीप के बारे में बहुत सूचनाएं बदल गई। नक्शा हमें ज़्यादा परिचित लगेगा, कौन सा, दूसरे वाला जो नक्शा है, क्योंकि ये ज़्यादा डिजिटल, क्योंकि 1720 की बात है। तो 1720 में नए नए तरीके मिल गए थे, नए नए सोर्सेज मिल गए थे मैप बनाने के लिए। क्योंकि यूरोप के जो नाविक हैं तथा जो व्यापारी अपनी समुद्री यात्रा इस नक्शे का इस्तेमाल किया करते थे, मतलब इस मैप का यूज़ करके वो यात्राएं किया करते थे यूरोप से जो भी व्यापारी आते थे। इतनी ही महत्वपूर्ण एक और बात यह है कि दूसरे युग के अंत तक मानचित्र अंकन का विज्ञान बहुत ही बदल चुका था। इतिहासकार जब बीते युगों के दस्तावेजों, नक्शों एवं लेखों का अध्ययन करते थे तो उनके लिए उन सूचनाओं के संदर्भों का भिन्न भिन्न ऐतिहासिक पृष्ठभूमियों को ध्यान में रखने की जरूरत होती है। क्योंकि जब पहला मैप बनाया गया होगा तो उस टाइम पे इतने मतलब सूचनाएं नहीं थी, इतने सारे अभिलेख वगैरह नहीं थे। लेकिन जब दूसरा मैप बना था 1720 के आसपास, उस टाइम बहुत सारी सूचनाओं का पता चल गया था, नई नई तकनीकें भी आने लगी थी और रिसोर्सेज भी बहुत ज़्यादा हो गए थे। जिसमें ये इस पैराग्राफ में यही बात कही गई है। नई और पुरानी शब्दावली, मतलब शब्दावली में कितना डिफरेंस आया इसके बारे में जानेंगे। अगर हम समय के साथ साथ सूचनाओं के मतलब संदर्भ बदलते हैं तो भाषा और अर्थों के साथ क्या होता होगा। ऐतिहासिक अभिलेख कई तरह की भाषाओं से मिलते हैं। जो इतिहास में अभिलेख मिले हैं वो काफ़ी सारी भाषाओं के मिले हैं। ये भाषाएं जैसे मध्य युग जो युग था उसमें फारसी भाषा,
आधुनिक मतलब जो पहले की जो फारसी भाषा थी एंशियंट टाइम में, और जो आगे आधुनिक टाइम में जो फारसी है, इन दोनों में बहुत सारा डिफरेंस हो गया। भिन्नता सिर्फ व्याकरण एवं शब्दों के भंडार में ही नहीं आई, समय के साथ शब्दों के अर्थ भी बदल गए, कि जैसे जैसे समय बदलता गया तो जो एक भाषा थी उस वो भाषा उसके शब्दों में चेंज हुआ, व्याकरण में, उसके साथ साथ उसके अर्थ में भी धीरे धीरे चेंज होता गया एक ही भाषा का। उदाहरण के लिए हिंदुस्तान शब्द लीजिए, आज हम आधुनिक राष्ट्र राज्य के रूप में भारत के अर्थ में हिंदुस्तान को लेते हैं। 13वीं सदी में जब फारसी के इतिहासकार मिनहाज ए सिराज ने हिंदुस्तान शब्द का प्रयोग किया था, कब? जब 13वीं शताब्दी में। तो इसका मतलब क्या था हिंदुस्तान शब्द का? उस टाइम पे इसका मतलब था सिर्फ पंजाब, हरियाणा और गंगा यमुना के बीच के इलाके, सिर्फ तीन, मतलब पंजाब हो गया, हरियाणा हो गया और गंगा यमुना के बीच के इलाके, सिर्फ जिस टाइम पे हिंदुस्तान का यूज़, हिंदुस्तान शब्द का यूज़ मिनहाज ए सिराज ने किया था। लेकिन जैसे 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 दिल्ली के जो सुल्तान थे उनका अधिकार हुआ दिल्ली पे, और जैसे जैसे वे राज्य जीतते गए तो हिंदुस्तान जो शब्द था उसका दायरा भी बढ़ता गया। सल्तनत के प्रसार के साथ साथ इस शब्द के अंतर्गत आने वाले क्षेत्र भी बढ़ते गए, लेकिन हिंदुस्तान शब्द में दक्षिण भारत का समावेश उस टाइम पे तो कभी नहीं हुआ। इसमें इसके विपरीत जब 16वीं सदी के आरंभ में बाबर ने हिंदुस्तान शब्द का प्रयोग किया था, मतलब बाबर आए 16वीं सदी में, तो उन्होंने जब हिंदुस्तान शब्द का प्रयोग किया था तो उसमें क्या क्या थे उस टाइम हिंदुस्तान में सम्मिलित थे? ये इस उपमहाद्वीप जो था भारत उपमहाद्वीप, उसका भूगोल था, पशु पक्षियों एवं यहाँ के निवासियों की संस्कृति थी, उसका वर्णन था। और जब 14वीं शताब्दी में अमीर खुसरो ने हिंद शब्द के रूप में, मतलब ये जो 16वीं सदी में हिंदुस्तान का प्रयोग बाबर के सेंस में जो किया गया था, वो अमीर खुसरो 14वीं शताब्दी में उन्होंने हिंद शब्द प्रयोग किया था, उससे लगभग मिलता जुलता था। मगर जहां भारत को एक भौगोलिक एवं सांस्कृतिक सत्तों के रूप में पहचाना जा रहा था, वहां हिंदुस्तान शब्द से भी राजनीतिक एवं राष्ट्रीय अर्थ नहीं जुड़े थे जो आज हम जोड़ते हैं। मतलब ये हिंदुस्तान जो शब्द था उसके बारे में बता रहा है कि उस टाइम पे, मतलब कि उस जो टाइम था उस पे आज हम हिंदुस्तान शब्द से राष्ट्रीयता, मतलब भारत को जोड़ते हैं, संपूर्ण भारत की राजनीति, राष्ट्रीयता सबको जोड़ते हैं। उस टाइम पे ऐसा मतलब हिंदुस्तान से कुछ लिमिटेड क्षेत्रों को, लिमिटेड भूगोल को, वहाँ के को, मतलब उसको जोड़ा जाता था। समय के साथ साथ जैसे जैसे इसका विस्तार होता गया, अलग अलग राज्यों का विस्तार, तो ये हिंदुस्तान शब्द का भी विस्तार होता गया और आज इसको भारत के, पूरे भारत के संदर्भ में इसको देखा जाता है। किसी भी शब्द का प्रयोग करने में इतिहासकारों को बहुत सावधान रहना चाहिए, क्योंकि अतीत में उन शब्दों के कुछ अलग ही अर्थ थे। उदाहरण के लिए जैसे विदेशी शब्द, एक हमने हिंदुस्तान शब्द देखा, दूसरा विदेशी शब्द के बारे में बताया है कि उस टाइम पे जो विदेशी शब्द है उसका उपयोग कैसे किया जाता था। आज इसका अर्थ होता है एक, आज तो क्या विदेशी मतलब एक देश से बाहर का, दूसरे देश का, एक ऐसा व्यक्ति जो भारत का न हो, इसके लिए आज यूज किया जाता है विदेशी को, फॉरेनर। और मध्य युग मतलब मिडवल जो एज थी, उस टाइम पे विदेशी का मतलब होता था मानो किसी गांव में आने वाला कोई भी अनजाना व्यक्ति, अजनबी जो भी हो, चाहे उस वह समाज या संस्कृति का, मतलब उस समाज या संस्कृति का मतलब अंग नहीं होना चाहिए, उसको विदेशी कहा जाता था। हिंदी की भाषा में देखें तो परदेशी, या फारसी में जिसको अजनबी कहा जाता था, उसी को उस टाइम मिडवल मध्य युग में विदेशी कहा जाता था। किसी नगरवासी के लिए अगर कोई वन में रहता होगा और गांव में अगर आता तो वो भी इसके लिए विदेशी हो जाता था, जो भी परदेशी अजनबी। और चूंकि एक गांव में रहते होंगे ना, जो एक गांव में रहते हैं और दो अलग अलग किसान, चाहे अलग अलग धर्म, अलग अलग जाति के हो, उस गांव के व्यक्तियों को विदेशी नहीं समझा जाता था। जबकि कोई अदर गांव हो, अदर जो भी क्षेत्र हो उनके समाज संस्कृति के अलावा, तो उसका कोई भी व्यक्ति आ जाता था तो उसको विदेशी कहा जाता था। इतिहासकार और उनके स्रोत, मतलब इतिहास लिखने के लिए स्रोत कहाँ कहाँ से लिए गए, स्रोत स्टार्ट कहाँ से किया गया होगा। इतिहासकार किस युग का अध्ययन करते हैं, उनकी खोज की प्रकृति क्या है, क्या देखते हुए वे अलग अलग तरह के स्रोतों का सहारा लेते हैं। उदाहरण के लिए पिछले जो क्लास थी हमने गुप्त वंश के शासकों के बारे में पढ़ा था, हर्षवर्धन, और इस बुक में हम पढ़ेंगे मोटे तौर पर 700 से 1750 ईस्वी तक, लगभग 1000 वर्ष का इतिहास हम इस पर पढ़ने वाले हैं। क्योंकि इस दौरान क्या हुआ, इस दौरान हम जो पहले बहुत सारे स्रोतों का उनका जिनका उपयोग किए थे इतिहास जानने के लिए, इतिहासकारों ने जिन जिन अभिलेखों स्रोतों का यूज़ किया था, एक काफ़ी सारे तो एज इट इज़ इसमें भी चलने वाले हैं। बहुत सी बातें ऐसे मिलेंगी जो पिछले युग में वैसी की वैसी चली आ रही है। इतिहासकार इस काल में सूचना इकट्ठी करने के लिए अभी भी सिक्कों का, शिलालेखों का, स्थापत्य, भवन निर्माण, कला, लिखित सामग्री पर निर्भर करते हैं। मतलब उस टाइम पे, मतलब 700 से पहले का जो इतिहास हमने पिछले में देखा था, मतलब पिछली किताब में हमने पढ़ा था, मतलब 6th क्लास में, जैसे जो गुप्तों के बारे में,
मौर्यों के बारे में पढ़ा था और एंशिएंट हिस्ट्री के बारे में पढ़ा था, तो उसमें जो सामग्री थी इतिहास लिखने के, सिक्का, शिलालेख, स्थापत्य, वो भी इसमें एज इट इज चलती हैं। लेकिन कुछ बातें इनसे अलग भी हैं जो इस युग की प्रामाणिकता को, जैसे इस युग में इस बीच में जैसे 700 से लेके 1750 के बीच में ज़्यादा से ज़्यादा नए नए शिलालेख मिले, नए नए मतलब लिखित सामग्री नई नई मिली। तो इससे क्या होगा, इससे इतिहास अब और बेहतर लिखा जाने लगा था। ये कुछ डिफरेंस था उसमें कि उस टाइम पे ज़्यादा लिखित प्रमाणिक जो सामग्रियाँ थी उस टाइम पे उपलब्ध नहीं थी। जैसे जैसे टाइम बढ़ता गया, मिडिवल से एंशिएंट से मिडिवल की ओर आते गए, तो बहुत सारे स्रोत मिले, लिखित स्रोत मिले, उनसे इतिहास लिखा गया। धीरे धीरे क्या था, उस टाइम पे कागज़ की खोज नहीं हुई थी तो कुछ एक जगहों पर हुई थी। धीरे धीरे कागज़ क्या हो गया, सस्ता हो गया था, बड़े पैमाने पर उपलब्ध होने लगा था। लोग धर्म ग्रंथ, शासकों के वृतांत, संतों के लेखन, उपदेश, अर्जियाँ, अदालतों के दस्तावेज, हिसाब एवं करों के जो खाते थे उनको लिखने के लिए कागज़ का उपयोग करते थे। और इसके अलावा ये जो कहानियाँ मिलती थी, जो पांडुलिपियाँ जो मिलती थी, धनी व्यक्तियों के ऊपर लिखी हुई, शासकों के, जैन मठों, मंदिरों, पांडुलिपियाँ एकत्रित किया करते थे। मतलब जो धनी व्यक्ति, शासक, जैन मठ, मंदिर एवं पांडुलिपियों की जो इकट्ठा कौन किया करते थे, इतिहासकार इतिहास लिखने के लिए, जो कि इन पांडुलिपियों को पुस्तकालय में या फिर अभिलेखागारों में रखा जाता है। अभी अभिलेखागार क्या होते हैं, ऐसे स्थान होते हैं जहाँ दस्तावेजों, पांडुलिपियों को संग्रहित किया जाता है। आज सभी राष्ट्रीय या राज्य सरकारों के अभिलेखागार होते हैं और जहाँ वे अपने तमाम पुराने सरकारी अभिलेखों एवं लेन देन के ब्यौरों का रिकॉर्ड रखते हैं। मतलब वो जो म्यूजियम वगैरह जहाँ पे ये पांडुलिपियाँ, ये दस्तावेज ये रखे हुए होते हैं, ये राज्य के स्तर पर, राष्ट्र के स्तर पे हो सकते हैं, उनको अभिलेखागार बोलते हैं, भंडार गृह। उन दिनों छापे खाने तो थे नहीं, इसलिए लिपिक व नकलन वीस हाथ से ही पांडुलिपिया की प्रतिकृति बनाते थे। मतलब जो नकल करके, जैसे कोई भी प्रतिलिपि बनी उसको कागज़ के पेज पे उतारना हो तो छापे खाने तो थे नहीं, प्रिंटिंग प्रेस तो थी नहीं उस टाइम पे। तो उस टाइम पे जो नकलन वीस क्या होते हैं, जो पांडुलिपियों को देख देख के और जैसे पन्नों पे लिखना, वो देख देख के जैसे नकल होते हैं ना, नकल करते हैं वैसे। तो कभी कभी आपने अपने मित्र के लिखावट मतलब जब आपने कभी कभी नकल तो की ही होगी कभी स्कूल में, तो आपने देखा होगा कि जैसा अपना जो आपको जो मित्र लिख रहा आप वैसा सेम टू सेम नहीं लिख पाते। कभी कभी आपको उसकी लिखावट समझ नहीं आती, आपको मजबूर होकर अंदाज ही लगाना पड़ता है और क्या लिखा हुआ है। फलस्वरूप आपके मित्र के लिखे हुए कुछ मोटे मोटे मीन आप समझ पाओगे, लेकिन आपका जो लेखन था और जो आपके मित्र का था जिसकी आप नकल कर रहे थे उसमें बहुत डिफरेंस आ जाता है। तो ऐसा ही पांडुलिपियों के साथ हुआ। जैसे पांडुलिपि की प्रतिलिपि बनाने में भी कुछ कुछ यही होता था। प्रतिलिपियाँ बनाते हुए लिपिक मोटे तौर पर फेरबदल करते हुए चलते थे। कहीं कोई शब्द, कहीं कोई वाक्य, मतलब कुछ ऐसा होता था कि कहीं कहीं कुछ वर्ड उनको समझ नहीं आया, या फिर खुद की तरफ से कुछ छोटा और जोड़ देते ताकि वो कनेक्टिविटी बन सके। तो सदी दर सदी मतलब टाइम जैसे जैसे बीतता गया, प्रतिलिपियों की भी प्रतिलिपियाँ बनने लगी। अंततः एक ही मूल ग्रंथ, मतलब कोई एक ग्रंथ था, उसकी एक प्रतिलिपि बनाई गई, दो प्रतिलिपि बनाई गई, फिर इनकी प्रतिलिपि, तो एक ही ग्रंथ की काफ़ी सारी प्रतिलिपियाँ बनती गई थी। अब चूँकि अब सारी प्रतिलिपियों में कुछ ना कुछ डिफरेंस तो होता ही है, एक से दूसरे में, मतलब एक से दूसरे बनाएंगे तो जो लिपिक जो इनको इतिहासकार थे, जिनको इनको समझना था, तो इनको समझने के लिए क्या करना पड़ा उनको, मतलब एक लिपि के जो बहुत सारे ग्रंथ थे, जो प्रतिलिपि जो लिखी गई थी, एक ग्रंथ की बहुत सारी जो लिपियाँ लिखी गई थी, उनको कईयों का एक साथ अध्ययन करना पड़ा। किसके लिए? ताकि वो एक ग्रंथ का अच्छे से अध्ययन कर सके, एक का अंदाज़ा लगा सके। कई बार लेखक स्वयं भी समय समय पर अपने मूल वृत्तांत में संशोधन करते थे। मतलब लेखक खुद भी, जैसे जो जियाउद्दीन बर्नी है, जो 4वीं शताब्दी के इतिहासकार थे, इन्होंने क्या था, एक वृत्तांत लिखा था 1356 में, लेकिन इसको अद्यतन करके, अपडेट करके दूसरा 2 साल बाद में ही एक और लिखा। जबकि जो इतिहासकार जो थे उनको 1971 में जो पहला वृत्तांत था उसकी जानकारी 1971 तक नहीं थी। मतलब दूसरा तो उनको मिल गया, जो 1356 के बाद 2 साल बाद लिखा गया था वो मिल गया, पहले की जानकारी नहीं थी। लेकिन ये था कहाँ पे, ये पुस्तकालय के विशाल संग्रह में कहीं दबा हुआ था। मतलब टाइम पे टाइम वे खुद भी अपडेट करते रहते थे। अब नए सामाजिक एवं राजनीतिक समूह, इस बीच मतलब 700 से 1750 के बीच में समाज में क्या क्या चेंजमेंट आए और राजनीति में क्या क्या चेंजमेंट आए,
तो इस बीच हजारों वर्ष का अध्ययन इतिहासकारों के आगे भारी चुनौती रखता है, मुख्य रूप से इसलिए कि इस पूरे काल में 700 से 1750 में अनेक प्रकार के परिवर्तन हुए। ये परिवर्तन मेनली क्या क्या थे? इस काल में ना अलग अलग समय में नई प्रौद्योगिकी के दर्शन होने लगे थे। कैसे? जैसे सिंचाई में रहट आने लग गए, और कताई में चरखे का यूज़ होने लगा, और युद्ध में आग्नेयास्त्रों मतलब गोले बारूद हथियारों का यूज़ करने। अब उससे पहले क्या था? उससे पहले तलवारों से और इन वैसे हथियारों से युद्ध लड़ा जाता था, तलवारों से, भालों से। अब धीरे धीरे युद्ध में आग्नेयास्त्रों जैसे बारूद एवं हथियार। अब जैसे जैसे अब आज की बात करिए, मिडिवल की बात हो गई, अगर अब युद्ध होता है तो अब उसमें गन्स का, मिसाइल्स का, इनका यूज़ किया जाता है। तो जैसे समय के साथ साथ नई नई तकनीकी आती है, तो ये जो परिवर्तन बड़े पैमाने पर हो जाते हैं हर एक चीज़ में। इस उपमहाद्वीप में नई तरह की खान पान भी आए, जैसे आलू, मक्का, मिर्च, चाय, कॉफ़ी। ध्यान रहे कि ये तमाम परिवर्तन नई प्रौद्योगिकियाँ एवं फसलें उन लोगों के साथ आए जो नए विचार लेकर आए थे, मतलब जो दूसरे देशों से, दूसरे क्षेत्रों से आकर यहाँ बसे थे, ये नई नई तकनीकें लेके आए और नया नया खान पान भी लेके आए थे। परिणाम स्वरूप हुआ क्या? जो आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक एवं सांस्कृतिक परिवर्तन को ये काल रहा, कौन सा? 1700 से लेकर 1750 तक का। अनेक प्रकार के समाज में परिवर्तन हुए, आर्थिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक परिवर्तन इस काल में हुए। इस युग के लोगों की गतिशीलता, एक स्थान से दूसरे स्थान पर आना जाना बहुत बढ़ गया था। अवसर की तलाश में लोग झुंड के झुंड दूर दूर तक यात्रा करने लगे थे। उपमहाद्वीप की अपार जो संपदा थी, अपना भाग्य गढ़ने के लिए अपार संभावनाएं मौजूद, चूँकि जो भारत था उसको उस टाइम पे सोने की चिड़िया कहा जाता था। तो जो लोग थे झुंडों के झुंड यहाँ पे आते थे, क्योंकि यहाँ पे अवसर थे उनको आजीविका कमाने के लिए, यहाँ पे बेहतर अवसर थे। तो इस उपमहाद्वीप ने अपार संपदा एवं अपना भाग्य गढ़ने के लिए अपार संभावनाएं मौजूद थी, इसलिए दूर दूर से लोग यहाँ आकर निवास करने लगे, अपना काम धंधा करने लगे। और ये अपने साथ क्या क्या लेकर आते थे? नई नई प्रौद्योगिकियाँ लेते आते थे, इसके अलावा खान पान लेके आते थे, अपने संस्कार, अपनी संस्कृति लेके आते, यहाँ बस जाते। तो ये संक्रमण का काल था, बहुत ज़्यादा इसमें चेंजमेंट आया था। उनमें से जो सबसे मेन था वो थे राजपूत। इस 1700-1750 के बीच में, जिनका नाम राजपुत्र अर्थात राजा के पुत्र से निकला। 8वीं से 14वीं शताब्दी के बीच आमतौर पर योद्धाओं के उस समूह के लिए प्रयुक्त होता था। 8वीं से 14वीं शताब्दी तक राजपूत किसको बोला जाता था? योद्धाओं का वो समूह जो कि पहले तो क्षत्रिय वर्ण का होने का दावा करता था, और राजपूत शब्द के अंतर्गत केवल राजा ही नहीं, सामंत वर्ग जो लड़ाके थे वो ही नहीं आते थे, इसके अलावा सेनापति भी आते थे और सैनिक भी राजपूतों के अंतर्गत आते थे, क्योंकि ये युद्धों के योद्धाओं से संबंधित, जो वीर योद्धा थे उनसे संबंधित थे, क्षत्रिय वंश से अपने आप को बताते थे राजपूत। लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे 14वीं शताब्दी के बाद आगे जैसे जैसे जाएंगे तो ये राजस्थान में सिमट कर रह गए। राजस्थान में इनकी एक अलग वंश हो गया राजपूत। और कवि और जो चारण थे, कवि और चारण क्या करते थे? इन राजपूतों की आचार संहिता, इनके पराक्रम के बारे में, इनके स्वामी जो भक्ति थी उनका गुणगान कौन करते थे? चारण कवि के नाम सुना होगा आपने, चारण भाट कवि। राजपूतों के साथ साथ कौन कौन? मराठा, सिख, जाट, अहोम, कायस्थ जो थे। कायस्थ कौन होते थे? लिपिकों एवं मुंशियों का कार्य करने वाले जो जातियाँ थी, उनका भी मतलब धीरे धीरे सम्मान स्थान इनका इस काल में बढ़ता गया था, ऊंचा उठता गया था। इस पूरे काल के दौरान जंगलों की कटाई हो रही थी, खेतों का इलाका बढ़ता जा रहा था। कुछ क्षेत्रों में यह परिवर्तन अन्य क्षेत्रों की अपेक्षा बहुत तेजी से हुए। पर्यावास में परिवर्तन के कारण कई वनवासियों को मजबूर होकर अपना स्थान छोड़ना पड़ा। पर्यावास से मतलब लोगों की रहन सहन की जीवन शैली, वहाँ का पर्यावरण, मतलब जिस जगह भी रहते थे वहाँ का पर्यावरण और उनके सामाजिक आर्थिक जीवन शैली से है। क्योंकि अब वनों की कटाई हो रही थी, तो जो वनों में रहने वाले वनवासी थे ना, उनको कृषि के लिए मजबूर होना पड़ा, उनको घर छोड़ने पड़े। तो अंत में उन्होंने क्या कर दिया? कृषि स्टार्ट कर दी। कृषि एवं वनवासी जमीन की जुताई करने लगे, कृषक बन गए। मतलब वनवासी वनों की कटाई के कारण उनको घर छोड़ने पड़े, अपने वन पर्यावास छोड़ना पड़ा और वे कृषक बन गए। कृषकों के ये नए समूह क्षेत्रीय बाजारों, मुखियाओं, पुजारियों, मठों एवं मंदिरों से भी प्रभावित होने लगे थे और बड़े एवं जटिल समाजों के अंग बनने लगे। पहले धीरे धीरे इन्होंने कृषि अपनाई, कृषक बने, और फिर उसके बाद में जो समाज थे, जो बाजार थे, मुखिया, पुजारी, मठ, मंदिरों से ये प्रभावित होते हुए मतलब बड़े बड़े समाजों के अंग बनने लगे, इनका एक समाज बनने लग गया।
और इन्हें कर भी चुकाने पड़ते थे। स्थानीय मालिक वर्ग की बेगारी करनी पड़ती थी, मतलब इनको नौकरी करनी पड़ती थी अपने मालिकों की। परिणाम स्वरूप क्या हुआ, किसानों के बीच आर्थिक सामाजिक अंतर उभरने लगा। जो असमानता थी वो धीरे धीरे उत्पन्न होने लगी थी। कुछ के पास ज़्यादा उपजाऊ ज़मीन होती थी, कुछ के पास, कुछ जो मवेशी पालते थे, और कुछ लोग खेती खाली समय में दस्तकारी का भी कुछ काम कर लेते थे। जैसे जैसे समाज में अंतर बढ़ने लगा, जातियाँ एवं उपजातियाँ, चूँकि कुछ लोगों के पास बहुत ज़्यादा ज़मीन थी, कुछ के पास थी ही नहीं, कुछ पशुपाल के काम चलाते, तो ये डिफरेंस आता गया और समाज किसमें, जाति उपजातियों में बंटने लगा। और अन्य उनकी पृष्ठभूमि किससे तय होने लगी, उसके व्यवसाय के आधार पर उनकी पृष्ठभूमि, समाज में उनका स्थान तय होने लगा। कौन ऊंचा रहेगा, कौन ऊंची जाति का, कौन नीची जाति का, उनके व्यवसाय के आधार पर उनकी पृष्ठभूमि कैसी थी, उनका बैकग्राउंड कैसा था। इस आधार पर किस जाति विशेष के सदस्यों के हाथों में कितनी सत्ता होगी, कितना प्रभाव, संसाधनों का नियंत्रण कितना होगा, तो और इस आधार पर उनको दर्जे बदलने लगे। ऐसा भी होता था कि ऐसा नहीं है कि हर जगह सेम था, नहीं, किसी जगह ऐसा होता था कि किसी एक जाति का स्थान ऊंचा था तो किसी दूसरी जगह पे आप जाके देखोगे तो वहाँ पे उसका स्थान नीचा मिलता था। ये केवल व्यवसाय के ऊपर और उस क्षेत्र के ऊपर डिपेंड करता था, क्षेत्र के आधार पर दर्जा हो जाता था। अपने सदस्यों के व्यवहार का नियंत्रण करने के लिए जातियां स्वयं अपने अपने नियम बनाती थी। इन्हें नियमों का पालन जाति के बड़े बुजुर्गों का एक सभा के द्वारा किया जाता था। अब ये जो जातियां थी, अब अपने अपने कुछ नियम रूल रेगुलेशन तो होते ही हैं, तो इन्होंने भी कुछ रूल रेगुलेशन बना रखे थे, और इन जो निर्णय लेते थे, जो वो कौन लेते थे, इन जातियों के जो बड़े बुजुर्ग थे ना, वो एक सभा करते थे, उसमें ये निर्णय लेते थे, नियम बनाते थे, और इनको क्या बोलते थे, इन इलाकों में जाति पंचायतें कहा जाता था। जो बड़े बुजुर्गों की ये सभा होती थी उस टाइम पे। और लेकिन जातियों के अपने निवास के गाँवों में रिवाजों का पालन भी करना पड़ता था, मतलब हर जाति के लिए रिवाजों का, रीति रिवाज जो थे अलग अलग, उनका पालन भी करना होता था हर गाँव के लिए, क्योंकि कई गाँवों के मुखियाओं का शासन होता था। इसके अलावा कई गाँवों पर जो मुखिया थे, कई जगह तो जाति पंचायतें होती, सभा से शासन, दूसरा कई जगह मुखिया होते थे, जो कि सामान्यतः एक राजा जो है उसका राज्य की एक छोटी इकाई होती थी पंचायत। क्षेत्र एवं साम्राज्य की बात करें, जो चैप्टर हमने पढ़ने वाले हैं, जो बुक, उसमें जो चैप्टर नेक्स्ट चैप्टर रहेगा 2, उसमें चोलों के बारे में, 3 में तुगलक और 4 में मुगलों के बारे में हम धीरे धीरे आगे पढ़ते जाएंगे। दिल्ली के जो सुल्तान थे गयासुद्दीन बलबन, उनकी प्रशंसा में एक संस्कृत प्रशस्ति में उसे एक विशाल साम्राज्य का शासक बताया गया है। किसको, बलबन को। इसके बारे में हम चैप्टर 3 में पढ़ने वाले हैं, मुगल शासन दिल्ली के बारे में। और पूर्व, ये मतलब इसका शासन कहाँ तक बताया गया है, उसमें पूर्व में बंगाल के गोड से लेकर पश्चिम में अफगानिस्तान के गजनी तक, मतलब इधर वेस्ट बंगाल से लेकर गजनी तक, अफगानिस्तान गजनी तक, इसका बलबन का शासन बताया गया है। वहीं जिसमें संपूर्ण दक्षिण द्रविड़ भाग भी आ जाता है, मतलब दक्षिण भारत भी इसमें शामिल हो जाता है, और गोंड और क्या क्या, जैसे आंध्र प्रदेश, केरल, कर्नाटक, महाराष्ट्र, गुजरात, मतलब ये सारा इसमें शामिल हो जाता है। ये बलबन का था। और ये जो डायग्राम, जो ये मैप दे रखा है, ये किसका है, ये किसके शासनकाल को दर्शाता है, ये दर्शाता है मोहम्मद तुगलक के शासनकाल को। और ये मैप बनाया किसने था, मिस्र के शहाबुद्दीन उमरी के द्वारा रचित है। मसालित अल अब्सर फी मामलिक अल अमसर के अनुसार, मतलब ये नाम है, अल अब्सर फी ममालिक अल अमसर के अनुसार मोहम्मद तुगलक राज्यकाल में दिल्ली के सल्तनत के अंतर्गत आने वाले प्रांत, मतलब ये 24 प्रांत दे रखे हैं, सिविस्तीन, उच्च, मुल्तान, कलानौर से लेके माबार तक, ये 24 स्थान जो ये मैप में देख सकते हो आप। इसको डॉट को कनेक्ट करके देखोगे तो इसका साम्राज्य ये पूरा उपमहाद्वीप को कवर कर लेता, सम से लेके इधर। किसका था ये, मोहम्मद बिन तुगलक का ये साम्राज्य का मैप है। तो इसके बारे में हम नेक्स्ट जैसे जैसे चैप्टर में आगे बढ़ेंगे तो मुगलों के बारे में पढ़ेंगे। भाषा एवं क्षेत्र की बात की जाए तो जो अमीर खुसरो ने भाषा बताई थी 1318 में, जो कवि थे अमीर खुसरो, इसने देश के हर क्षेत्र की एक अलग भाषा शैली, जैसे सिंधी, लाहौरी, कश्मीरी, दुआर समुद्री, जैसे दक्षिणी जो कर्नाटक था वहाँ दुआर समुद्री भाषा, तेलंगाना आंध्र प्रदेश में, गुजरात में गुजरी, मैबारी, तमिलनाडु में गोवड़ी, ये बंगाल में बोली जाती थी, अवधी पूर्व उत्तर प्रदेश में, हिंदी दिल्ली के आसपास हिंदवी बोली जाती थी, हिंदवी। वहीं संस्कृत भी बोली जाती थी, लेकिन संस्कृत किसी एक स्पेशल क्षेत्र की भाषा नहीं थी, यह एक प्राचीन भाषा थी, केवल इसको ब्राह्मण जानते थे और आम जनता बहुत कम जानती थी। अमीर खुसरो द्वारा उल्लेखित भाषाओं की सूची, मतलब ये अमीर खुसरो ने भाषा के बारे में बताया, अलग अलग क्षेत्र की किस क्षेत्र में कौन सी भाषा उस टाइम पे बोली जाती। अमीर खुसरो दरबारी कवि थे। इन्होंने कई जो राजा थे उनके यहाँ पे अपनी सेवाएं दी थी,
बहुत सारे पहेली लिखी है इन्होंने, मतलब एक अच्छे इतिहासकार संगीतकार भी थे और साहित्यकार तो थे ही जिन्होंने पहेली मुकरी लिखी, बहुत सारे लेखन कार्य इन्होंने किया था। सन 700 से कई क्षेत्रों में अपने अपने भौगोलिक आयाम तय हो चुके थे। मतलब जब तक 700 ईस्वी आई थी ना तो ऐसे स्टेबल होने लगे थे कि क्षेत्र उनके भौगोलिक आयाम कहाँ तक किसकी सीमा होगी, उनकी भाषा एवं सांस्कृतिक विशेषताएं धीरे धीरे स्पष्ट होने लगी थी। अध्याय 7 जो क्षेत्रीय संस्कृतियों के बारे में है उसमें हम पढ़ेंगे कि सांस्कृतिक विशेषताएं भाषाओं के बारे में, पूरे महाद्वीप में जो क्षेत्रीय संस्कृति उत्पन्न में मतलब पैदा हो रही थी इस काल में, उनके बारे में अध्याय 7 में हम जानने वाले हैं। इन राज्यों के बीच काफ़ी टकराहटें चलती रहती थी। कभी कभी चोल, खिलजी, तुगलक, मुगलक जैसे राजवंश अनेक क्षेत्रों में फैला एक विशाल साम्राज्य भी खड़ा कर लेते थे, लेकिन ये साम्राज्य स्थिर नहीं रहता था, मतलब एक लंबे समय तक सफल नहीं हो पाते थे, कोई दूसरा इनकी जगह के रिप्लेस कर लेता था युद्धों में हरा के। 18वीं सदी में मुगल वंश के पतन के ढलान पर था, मतलब 18वीं सदी मुगल वंश के पतन के ढलान स्वरूप फलस्वरूप क्या हो गया, एक बड़ा साम्राज्य टूटने वाला था। तो विभिन्न सर्व क्षेत्रीय साम्राज्यों का शासन चलता रहा। छोटे छोटे मतलब राज्यों में शासन, जब मुगल शासन का पतन हुआ तब छोटे छोटे शासनों में बट गया, मतलब वो पूरा उपमहाद्वीप छोटे छोटे राज्यों में बट गया। फिर उन पर छोटे छोटे राज्यों का शासन चलता रहता था, मतलब कुछ अभी रियासतें ऐसी थी जिन पर छोटे छोटे राज्यों का शासन चलता रहता था, किसी को ये विरासत में मिल गई थी। इस तथ्य का पता हमें उन संस्कृतियों से मिलता है जो इस क्षेत्रों में उभरी है। इस परंपरा से कुछ दूसरी, एक दूसरे से भिन्न एवं कुछ अलग, कुछ एक जैसी, ऐसी परंपराओं में प्रशासन, अर्थव्यवस्था के प्रबंधन, उच्च संस्कृति एवं भाषा के संदर्भ में भी हमें इनके बारे में सूचनाएं मिलती हैं। क्योंकि 700 से लेकर 1750 तक जो 1000 वर्षों का जो परिवर्तन है उसमें कुछ विभिन्न क्षेत्रों की प्रकृति एक दूसरे से कटकर अलग अलग नहीं पनपी थी। हालांकि उनके चरित्र की जो विशिष्टताएं बनी रही, मगर समन्वय की सर्व क्षेत्रीय ताकतों का प्रभाव भी उन पर पड़ा रहा। समन्वय की जो सर्व क्षेत्रीय ताकतों का प्रभाव भी उन पर पड़ा था। अब धर्मों पर क्या असर पड़ा था इस बीच, पुराने धर्म एवं नए धर्मों के बीच में धर्मों में क्या डिफरेंस आया था, इतिहास के जिन 1000 वर्षों की पड़ताल हम कर रहे हैं। इस दौरान धार्मिक परंपराओं में कई बड़े परिवर्तन आए थे। दैविक तत्वों के लोगों में आस्था कभी कभी बिल्कुल ही व्यक्तिगत स्तर पर होती थी, मगर आमतौर पर एक आस्था, इस आस्था का स्वरूप सामूहिक होता था। मतलब कोई जाति वगैरह कोई भी है, वो एक समूह के रूप में इन ईश्वरों की पूजा की जाती थी, ईश्वर की। यह देवीय तत्वों की सामूहिक आस्था यानी धर्म प्राय स्थानीय समुदायों में सामाजिक स्तर पर एवं आर्थिक संगठनों से संबंधित होती थी। ऐसा नहीं कि व्यक्तिगत ना होकर, और जैसे जैसे इन समुदायों का सामाजिक संसार बदलता गया वैसे वैसे आस्थाओं में भी परिवर्तन आता गया। अगर हम हिंदू धर्म की बात करें तो हिंदू धर्म जो था इस युग में महत्वपूर्ण बदलाव क्या क्या आए, इसमें परिवर्तन ये थे कि जो नए देवी देवता आए जिनकी पूजा होने लगी, राजाओं के द्वारा मंदिरों का निर्माण हुआ इस बीच, और समाज में पुरोहितों के रूप में ब्राह्मणों की महत्ता बढ़ी एवं मतलब उनकी सत्ता में भी उनकी महत्ता बढ़ी। ये हिंदू धर्म में चेंजमेंट आए। इसके अलावा जो संस्कृत ग्रंथों का ज्ञान है उसमें जो ब्राह्मणों का आदर मतलब ज़्यादा होने लग गया था इस बीच में, क्योंकि उनको संस्कृत का ज्ञान था। उनको संरक्षक माना गया। संरक्षक क्या होते हैं, कोई प्रभावशाली धनी व्यक्ति जो कलाकार, शिल्पकार, विद्वान, अभिजात जैसे किसी अन्य व्यक्ति की मदद करे, सहारा दे, इनको संरक्षक के रूप में देखा जाने लगा था। राजा क्या करता था, इनका समर्थन लेना चाहता था, मतलब इनको सपोर्ट करता था ताकि उसका दबदबा बना रहे। और मतलब ब्राह्मणों की उस टाइम पे मतलब एक प्रतिष्ठा बहुत ऊंची बढ़ गई थी इस टाइम पे 700 से 1750। इस युग में एक महत्वपूर्ण परिवर्तन भक्ति की अवधारणा के रूप में आया। ईश्वर की जो कल्पना एक ऐसे प्रेमल इष्ट देवी देवता के रूप में की गई जिस तक पुजारियों की विशुद्ध कर्मकांड के बिना भी भक्त स्वयं मतलब खुद के दम पे भी भगत अब ईश्वर की खुद साधना कर सकता था, उस तक पहुंच सकता था। उसको कर्मकांडों की पुजारियों की मतलब ये बिल्कुल आवश्यकता नहीं थी कि अनिवार्य हो, ये चेंजमेंट आने लगा था। साथ ही दूसरी परंपराओं का अध्ययन, दूसरी परंपराओं में भी धीरे धीरे परिवर्तन, जैसे इस्लाम के बारे में, कुरान शरीफ के बारे में दिया है आगे। यही वही युग था जिसमें नए नए धर्मों का भी आगमन हुआ था। जो कुरान शरीफ था उसका संदेश भारत में पहले 7वीं सदी में आया था। 7वीं सदी में व्यापारियों के अप्रवासियों के जरिए भारत में पहुंचा था। मुसलमान कुरान शरीफ को अपना धर्म ग्रंथ मानते हैं। जैसे भारत के लोग अपना जो धर्म ग्रंथ है, जो मेरे पास भी आपको दिखाता हूँ, जो हिंदू अपना जो धर्म ग्रंथ भागवत गीता को मानते हैं, उसी प्रकार जो मुसलमान है वो कुरान शरीफ है, उनका जो धर्म ग्रंथ है उसमें क्या बात कही गई है, उसमें भी ईश्वर अल्लाह की सत्ता को स्वीकार करते हैं, जिसमें प्रेम, करुणा, उदारता, अपने में आस्था रखने वाले हर व्यक्ति को गले लगाना,
और चाहे उस व्यक्ति की सामाजिक पृष्ठभूमि कुछ भी हो, अगर वो प्रेम, करुणा, उदारता में आस्था रखने वाले हर एक व्यक्ति को गले लगाने की बात किसमें, कुरान शरीफ जो थी, मुसलमानों के जो पवित्र धर्म ग्रंथ है उनका, उसमें कही गई ये बात है। कई इस्लाम शासक और विद्वान धर्म शास्त्रियों एवं न्याय शास्त्रियों उलेमाओं को संरक्षण देते थे। हिंदू धर्म की भांति ही इस्लाम के अनुयायी भी अपने धर्म की अलग अलग तरह से व्याख्या करते थे। मुसलमानों में कुछ सिया थे, मतलब यहाँ पे देखो मुसलमानों में कुछ सिया थे। जो सिया कौन होते थे, जो पैगंबर मोहम्मद के दामाद अली को मुसलमान का विधि सम्मत नेता मानते थे। मतलब जब पैगंबर मोहम्मद के बाद में जब जो अली जो है उनके दामाद, उनको क्या मानते थे, उनको मुसलमानों का मतलब नेता जो खलीफा जो था, उनको दामाद अली को स्वीकारने की बात करते थे, वो थे सिया। इसके अलावा जो कुछ सुन्नी थे, सुन्नी क्या मानते थे, खलीफाओं के प्रभुत्व को स्वीकार करते थे। इस्लाम के आरंभिक दौर में इस धर्म का नेतृत्व करने वाले खलीफा कहलाए। इस्लाम के स्टार्टिंग जब हुआ था, जो धर्म का नेतृत्व करते थे उनको क्या बोला जाता था, उनको खलीफा बोला जाता था। और आगे भी यह परंपरा चलती रही। इस्लाम न्याय सिद्धांत, इस्लामी जो न्याय सिद्धांत है, विशेषकर भारत में हनफी एवं सफ़ी ऐसे सिद्धांत थे जो कि विभिन्न परंपरा, मतलब जो इस्लामिक न्याय सिद्धांत के अंतर्गत महत्वपूर्ण अंतर। ऐसे ही धर्म सिद्धांत एवं रहस्यवादी विचारों को लेकर विभिन्नताएं देखने को मिली। मतलब इनके बारे में हम आगे के चैप्टर में, जो स्पेशल धर्म के बारे में एक चैप्टर है, तो उसमें और भी ज़्यादा इसके बारे में क्या है, ये हनीफी क्या होता है, सफ़ी क्या होता है, इस्लामी धर्म सिद्धांत क्या है, तो धीरे धीरे आगे आगे जैसे जैसे चैप्टर पढ़ेंगे तो उनमें और भी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन हम इनके बारे में लेंगे। समय एवं इतिहास के कालखंडों पर विचार। इतिहासकार समय को केवल घड़ी कैलेंडर की तरह नहीं देखते थे, केवल घंटों, दिनों, वर्षों के बीतने के रूप में नहीं देखते थे। उनका नजरिया यह है कि समय क्या है, समय सामाजिक आर्थिक संगठन में आने वाले परिवर्तनों को झलकाता है कि समाज में क्या परिवर्तन आया, आर्थिक स्तर पर क्या परिवर्तन आए, उनको समय बताता है। और यह दिखलाता है कि विचारों विश्वासों में कितना स्थायित्व रहा है, कितना परिवर्तन आया है। यदि अतीत को समान विशेषता रखने वाले, अतीत में भी समान विशेषता रखने वाले कुछ बड़े बड़े युगों कालों में बांट दिया जाए, मतलब अतीत को युगों में बांट दिया जाए, कालों में बांट दिया जाए, तो समय का अध्ययन करना आसान हो जाता है। 19वीं सदी में अंग्रेज जो थे, अब बात हो रही है 19वीं सदी की, जब अंग्रेजों ने क्या किया था, इतिहास जो है, इतिहास अंग्रेजी जो इतिहासकार हैं ना, उन्होंने भारत के इतिहास को 3 युगों में बांट दिया था, हिंदू, मुस्लिम और ब्रिटिश। हिंदू, मुस्लिम, ब्रिटिश का किस आधार पर, मतलब पहले हिंदू, फिर बाद में जैसे जैसे अरबों के आक्रमण के बाद इस्लाम लोग आने लगे थे तो उनको मुस्लिम काल विभाजन कर दिया था 3 आधार पर, हिंदू, मुस्लिम, और जब खुद आए तो उन्होंने ब्रिटिश काल बता दिया 3 आधार। इस विचार पर आधारित था, मतलब यह विभाजन इस विचार पर आधारित था कि शासकों का धर्म ही एकमात्र महत्वपूर्ण ऐतिहासिक परिवर्तन होता है। अर्थव्यवस्था, समाज, संस्कृति और कोई भी महत्वपूर्ण बदलाव जब नहीं आता किसमें, इस दृष्टिकोण में इस उपमहाद्वीप की अपार विविधताओं की उपेक्षा की जाती थी। मतलब जैसे एक स्पेसिफिक धर्म को एक काल मान लिया, हिंदू को जब काल माना तो उसमें बहुत से, जैसे क्योंकि भारत में विविधताओं का देश है तो बहुत से, जैसे मुसलमान हो गए और भी जो धर्मों के उनकी उपेक्षा हो गई। जैसे मुसलमानों को मुस्लिम युग माना गया तो हिंदुओं की अपेक्षा हो गई, ब्रिटिशों को माना तो बहुत सारे अलग धर्मों की उनकी अपेक्षा हुई, जिन आधारों पर अंग्रेजों ने ये विभाजन किया था। इस काल विभाजन को आज बहुत कम इतिहासकार ही स्वीकार करते हैं। अधिकतर इतिहासकार आर्थिक सामाजिक कारकों के आधार पर अतीत के विभिन्न कालखंडों की विशेषताएं तय करते हैं। मतलब जो ज़्यादातर, मतलब ब्रिटिश के द्वारा जो किया गया विभाजन था उसको नहीं मानते, ज़्यादातर आर्थिक के आधार पर एवं सामाजिक कारकों के आधार पर ये डिवीज़न मानते हैं कि इतिहास को कैसे कैसे बांटा जाए, किन कालखंडों में बांटा जाए। और इसमें प्राचीन समाजों के कई प्रकार का समावेश किया गया। जैसे पहले प्राचीन समाजों में क्या था, शिकारी, संग्राहक, प्राचीन दौर के कृषिकर्मी, शहरों एवं गाँव निवासियों का प्रारंभिक दौर के राज्य एवं साम्राज्य। इस जो चैप्टर है इसमें हम क्या क्या पढ़ेंगे, इसमें पढ़ेंगे मिडिवल इतिहास के बारे में, मध्यकालीन इतिहास के बारे में हम इसमें पढ़ने वाले हैं। इसमें क्या हुआ, इसमें क्या चेंजमेंट आया प्राचीन से, तो अब जो किसान थे ना वो उनके समाजों में विस्तार होने लगा था, क्षेत्रीय साम्राज्य, राज्यों का उदय, छोटे छोटे राज्यों का उदय होने लगा था। कभी कभी तो ग्रामवासियों, जो वनवासियों की कीमत पर प्रधान धर्मों के रूप में हिंदू धर्म, इस्लाम धर्म में, मतलब हिंदू धर्म, इस्लाम धर्म के विकास के बारे में इसमें, और यूरोप के जो व्यापारिक कंपनियों के आगमन के बारे में और विस्तार से इस चैप्टर में हम धीरे धीरे आगे पढ़ने वाले हैं। मिडिवल इंडिया से हम मॉडर्न, क्योंकि इसमें कंप्लीट मिडिवल पढ़ेंगे, फिर मॉडर्न का भी कुछ पार्ट आने वाला है।
तो भारत के इतिहास में ये 1000 साल अनेक बदलाव के साक्षी रहे। आखिर 16वीं और 18वीं शताब्दी 8वीं शताब्दी आखिर 16वीं एवं 18वीं शताब्दियाँ 8वीं एवं 11वीं 16वीं से 18वीं शताब्दी 8वीं से या 8वीं या 11वीं शताब्दियाँ, मतलब इन ये जो इनमें डिफरेंस बहुत ज़्यादा था। इसको इस चैप्टर में नहीं, इस किताब में हम पढ़ने वाले हैं कि 8वीं से 11वीं शताब्दी से लेकर और 16 से 18वीं शताब्दी तक जो परिवर्तन थे, जो काल विभाजन हुआ और जो परिवर्तन आए इस बुक में पढ़ेंगे। मध्यकाल की तुलना में प्राय जो आधुनिक काल, उसके बाद जो मॉडर्न एज आती है, तो उसमें भी डिफरेंस मिलते हैं। आधुनिकता के साथ भौतिक उन्नति, बौद्धिक प्रगति का प्रभाव जुड़ता है, जैसे शहरीकरण आया गया, ग्लोबलाइजेशन आने लग गया था। तो ये आगे की बातें हैं। तो इससे आज से यह निकलता है कि मध्यकाल रूढ़िवादी था। इस दौरान कई ऐसे परिवर्तन, मतलब इस दौरान कोई परिवर्तन हुआ ही नहीं। और लेकिन हम जानते हैं ऐसा नहीं था। मतलब जो मध्यकाल है, मध्यकाल के बारे में इसमें ये बोल रखा है कि वो रूढ़िवादी था। आधुनिकता की बात करें तो आधुनिकता के परिप्रेक्ष्य में देखें तो चूंकि रूढ़िवादिता से भरा था, एंशिएंट भी और मिडिवल भी, तो ऐसा लगता था कि परिवर्तन नहीं हुआ, लेकिन बहुत सारे चेंजमेंट हुए। चूंकि मॉडर्न आया था, आधुनिकता जो आई थी, तो उसके लिए पृष्ठभूमि भी मिडिवल में ही तैयार हुई थी। इन 1000 वर्षों के दौरान इन महाद्वीपों के समाजों में प्राय परिवर्तन आते रहे। कई क्षेत्रों में अर्थव्यवस्था इतनी समृद्ध हो गई थी कि यूरोप के व्यापारियों को अपनी ओर आकर्षित कर लिया उन्होंने। और इस पुस्तक में को पढ़ते समय हम कई चिन्हों एवं सक्रिय ऐतिहासिक प्रक्रियाओं का भी ध्यान में देते चलेंगे। जब भी संभव हो इस पुस्तक को आप जो पढ़ रहे हैं उसकी तुलना में आप पिछले, मतलब इसमें ये बता रखा है लास्ट पैराग्राफ में कि जो पीछे हमने धीरे धीरे जो भी पढ़ते आए हैं, पिछले जो चैप्टर थे उनको इस बुक में जो भी पढ़ेंगे उससे रिलेट करते पढ़ेंगे। तो जिससे क्या होगा, जिससे एक तो समझ अच्छा आएगा, दुनिया के बारे में बेहतर जान पाएंगे हम। तो ये मेनली जो ये चैप्टर था ना, ये बस ये पृष्ठभूमि तैयार कर रहा था पूरी बुक की, किसमें हम पढ़ने क्या वाले हैं और कैसे कैसे मिडिवल से कंपैरिजन करके कि क्या क्या चेंजमेंट एंशिएंट और मिडिवल के बीच में आए। तो ये चूँकि इम्पोर्टेंट इसलिए है क्योंकि आगे के जो चैप्टर पढ़ने हैं हमें, तो उनके लिए बेस तो चाहिए ही। क्योंकि जैसे कई सारे शब्द वगैरह, कई सारी चीज़ें ऐसी आती जो कई शंकाएँ जो बनी रहती हैं मन में, इच्छाएँ जो बनी रहती हैं क्वेश्चनों के लेके, मानचित्र वगैरह पहले और लेखों के बारे में, कागज़ के बारे में, तो वो सारी इसमें बताई गई थी। हमने पढ़ लिया इनको अच्छे से। तो अब जो नेक्स्ट चैप्टर होने वाला है वहाँ से जो स्टडी है इस चैप्टर पे जो मेन फोकस है वो नेक्स्ट चैप्टर से स्टार्ट होने वाला है। इसमें बता भी दिया गया नेक्स्ट चैप्टर चोलों के बारे में होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चूँकि आगे के वीडियो होने वाले हैं, ये थोड़ा ब्रीफ में डिटेल्स में थ्योरी ज़्यादा थी इसमें, तो आगे जो चैप्टर आएंगे वो मिडिवल के होंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो तब तक के लिए वीडियो को शेयर करना, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और सब्सक्राइब करना तो ना ही भूलना। तो इसमें इतना ही, धन्यवाद।